गुड मॉर्निंग। अभी आ चुके हैं, सर भी आ चुके हैं। तो आज गुड मॉर्निंग। आज अमित राजन राय सर की क्लास है, सेशन है। आप सर जो है ARTO हैं गाजियाबाद इन्फोर्समेंट में, तो आपको उस पर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी सारी चीज़। सबसे रिक्वेस्ट एक रहेगी, सब अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। तो कभी कभी क्या होता है, आपके आसपास से आवाज़ आ रही होती है, और जब क्वेश्चन सेशन शुरू होगा तो उसमें हम लोग सब आप हैंड रेज कर दीजिएगा। इसमें एक ऑप्शन होता है, तो उससे हम 1 बाय 1 ले सकेंगे सबको। तो आज अमित राजन राय सर की चीज़ें सेशन हैं, तो सबको इनवाइट करते हैं हम लोग। सब प्लीज़ आइए, आगे अब सेशन को देखेंगे। सर प्लीज़। शुक्रिया राय जी, नमस्कार। सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन देख पा रहे हैं सब लोग हमें? यस सर। सब लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, किंग पोंग के नाम से आपका आ रहा है, क्या नाम है आपका? सर काशिफ नाम है मेरा। कशिश? काशिफ। ओके, सॉरी, काशिफ, ओके। और कौन है? सर आशीष कुमार, ओके, गुड। नितेश शर्मा सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आशीष के बाद शर्मा, गुड आफ्टरनून। नितेश शर्मा, आपकी फोटो नहीं आ रही है नितेश? जी सर, अभी आ रही है सर? हाँ नितेश, गुड, आ रही है। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। नेक्स्ट मंतशा है सर। मंतशा, आपकी फोटो नहीं है, वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। यस सर, एक सेकेंड। अभी आ रही है सर? नितेश दिख रहे हैं हमें? I can see you sir, it's fine. चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर अक्षयन राव। सर मनीष कुमार। अक्षयन राव, ओके। मनीष, ओके। नेक्स्ट। यस सर, मनीष कुमार। हाँ मनीष, आप दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। अगला। सर मैं ऑडियो कनेक्टेड हूँ सर। आवाज नहीं आ रही है, कौन? हाँ, क्या नाम है आपका? सर आवाज अब आ रही है सर? नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मनीष कुमार। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है सर। आपकी आवाज आ रही है मुझे सर। मनीष, ठीक, आ गई। अगला, नेक्स्ट। अगले कौन है? मनीष, आपकी आवाज आ रही है, आप कनेक्ट भी हो रहे हैं। अगले कौन है? तो चलिए, हमें लग रहा है कि हम लोग जो है कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक दूसरे की आवाज को सुन पा रहे हैं। और तुम्हारा शरीर ऐसा होता है जैसे कपड़ा धो के निचोड़ के दोबारा तार पे उठा के, जो उस कपड़े की हालत होती है उसमें हमारा शरीर। ये इतने कैंडिडेट आए हैं वैशाली नाम से, क्या आवाज सुन पा रहे हैं सर की? वैशाली? चलिए, हमें लगता है हेलो, कि हम लोग... हाँ सर, सुन पा रहे हैं। ओके, वो लगा दिए, चार्जर लगा दिए। तो हमें लगता है कि अभी हम सब जो है वेल कनेक्टेड हैं। हम लोग एक दूसरे की आवाज भी सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। यस सर, शुरू करें। सेशन को शुरू करने से पहले
थोड़ी दिक्कत आ रही है हमें लगता है। नहीं सर, सही चल रहा है सर। सही चल रहा है सर। ओके जी सर। हाँ सही है। हमें लगता है कि सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग ये दिमाग में बैठा लें कि हम लोग अपने इस सेशन को कैसे लेकर के चलने वाले हैं आगे। सबसे पहले विभाग के बारे में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। परिवहन विभाग किस तरीके से काम करता है, परिवहन विभाग का स्ट्रक्चर क्या है, परिवहन विभाग के सामने चुनौतियां क्या हैं, ओवरऑल परिवहन विभाग के बारे में एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। फिर उसके बाद आप सभी एक एक करके हमसे जो है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जब आप प्रश्न पूछें तो इस बात का ध्यान दें कि जिस प्रश्न का उत्तर एक बार हो चुका रहेगा उस प्रश्न को रिपीट मत कीजिएगा, उससे समय की बर्बादी होगी। और जो भी कैंडिडेट प्रश्न पूछेगा वो इंटरेक्ट हो जाएगा पर्सन टू पर्सन। तो भाई साहब शुरू करें हम लोग। यस सर। जी सर प्लीज। ओके कोई ऐसा लिंक राही जी, कोई ऐसा लिंक आ रहा है जिसमें कि सारे बच्चों के फोटो आ सके और हम सबको एक साथ देख सके? अभी वो क्या रहा है कि ब्लैंक हो जा रहा है सामने वाला स्क्रीन हमारा। कोई नया आता है सामने में, हाँ उसका फोटो आ रहा होता है, उन्होंने वीडियो को नहीं रखा होता सामने तो ब्लैंक आ रहा होगा। तो मोबाइल से कर रहे होंगे, आगे करेंगे तो आते जाएंगे एक। ओके ठीक है। ग्रिड का सिस्टम भी होता है तो थोड़ा देखना पड़ेगा उसको। ओके अपने सामने देख पा रहा हूं तो ग्रिड में आ जा रहा है सामने। तो अपनी बात शुरू करें हम। ओके आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप सब जो है वो साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि साक्षात्कार में आप लोगों को वरीयता देनी होती है और वरीयता के क्रम में एक पद जो है वो ARTO का भी होता है। प्रदेश सरकार के पास जो विभिन्न विभाग होते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण विभाग परिवहन विभाग होता है। परिवहन विभाग में एंट्री लेवल पे 2 पद होते हैं, एक ARTO का होता है और एक PTO का होता है। ARTO को बोलते हैं असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, और PTO को बोलते हैं यात्री कर अधिकारी, पैसेंजर टैक्स ऑफिसर। जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का पद है वो 5400 ग्रेड पे का पद है और जो PTO पैसेंजर टैक्स ऑफिसर का पद है वो 4800 ग्रेड पे का पद है। तो कमीशन के माध्यम से इस विभाग में एंट्री के यही 2 लेवल हैं, ARTO के और PTO के। जो इनका काम होता है जिले में, जब ARTO जिले में तैनाती पाता है तो वो 2 तरह से काम करता है। परिवहन विभाग का जो स्ट्रक्चर होता है जिले के अंदर, मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को। एक सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय होता है जो हर जिले में होता है और उसमें जो है वो 2 तरह के अधिकारी बैठते हैं, एक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन और एक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, यानी ARTO प्रशासन और ARTO प्रवर्तन। ARTO प्रशासन जो है वो उस ऑफिस को लीड करता है और ARTO प्रवर्तन जो है वो ARTO से जुड़े हुए जो भी उत्तरदायित्व होते हैं उनको सड़कों पे इन्फोर्स कराता है, इसलिए उसको ARTO इन्फोर्समेंट बोलते हैं। ARTO प्रशासन का जो काम होता है वो लाइसेंसिंग का मेनली काम होता है। लाइसेंसिंग का मतलब जब आप अपने लाइसेंस को बनाने जाते हैं या लाइसेंस से संबंधित जितने भी काम होते हैं और अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जब जाते हैं या गाड़ी से संबंधित जितने भी काम होते हैं। जी सर। लाइसेंस का काम और रजिस्ट्री का काम, रजिस्ट्रेशन का काम, ये 2 मेन काम ARTO प्रशासन के पास होता है। जी सर। ARTO प्रवर्तन के पास जो है वो हर जिले के हिसाब से उसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है। इस गाजियाबाद में लक्ष्य निर्धारित है कि ARTO प्रवर्तन को 30 लाख रुपया राजकीय कोष में जमा कराना होता है। जी सर। जैसा कि आपको पता है जितनी भी कॉमर्शियल गाड़ियां होती हैं उनका टैक्स मॉड्यूल होता है, वो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली हो सकता है।
तो गाड़ियां समय से टैक्स जमा कर रही हैं कि नहीं, कॉमर्शियल गाड़ियों में हर साल फिटनेस अनिवार्य होती है, उनका फिटनेस हुआ है कि नहीं, उनको परमिट जारी की जाती है, उनका परमिट है कि नहीं, उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, उनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें देखने का काम सड़क पे ARTO एनफोर्समेंट का होता है। तो ARTO एनफोर्समेंट इस बात को इंश्योर करता है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग। जिले में ये 2 पद होते हैं ARTO लेवल पे, ARTO प्रशासन और ARTO एनफोर्समेंट। अमूमन 7 साल के बाद, 7 से 8 साल के बाद ARTO जो है सीनियर स्केल में आ जाता है, जो 6600 की स्केल होती है, लेकिन उसका पद नाम ARTO का ही रहता है। हमारे विभाग में स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि ARTO के बाद 6600 ग्रेड पे पद नाम परिवर्तित नहीं होता है। अच्छा, आपके यहाँ नहीं होता सही है? नहीं, हम लोगों के यहाँ जो ARTO ही रहता है। सीनियर ARTO उसको कभी कभी बोला जाता है, लेकिन वो ARTO के पद पे ही रहता है। जी सर, जी सर। जैसे आपके यहाँ समाज कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर का पद हो जाता है, जब आप जिला स्तरीय पद से संभागीय स्तरीय पद पे आते हैं तो आप जिला डायरेक्टर हो जाते हैं, 6600 ग्रेड पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ 6600 ग्रेड पे का अधिकारी ARTO ही कहलाता है और वो जिले की पोस्टिंग में ही रहता है। लगता है जैसे ट्रेजरी होता है, जैसे TO से STO बन जाते हैं। हाँ, जैसे TO से STO बन जाते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, इसके बाद जो तीसरा हमारा पद सोपान होता है वो RTO का होता है, जिसको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बोलते हैं, संभागीय परिवहन अधिकारी। ये संभागीय पद होता है, ये 7600 ग्रेड पे का पद होता है और 14 से 15 साल बाद ये पद RTO बनने में लग जाता है। RTO के बाद जो पद होता है वो होता है डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, जो जोनल पद होता है। ARTO जिला स्तरीय पद हो गया, RTO संभागीय स्तरीय पद हो गया और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जोनल स्तरीय पद हो गया। तो एक जोन में अमूमन जो है 14, 15, 18 जिले होते हैं, वो डिपेंड करता है जोन टू जोन। तो जैसे आपके यहाँ जो जोन होते हैं, बात करें हम लोग, तो जैसे मंडल होते हैं नॉर्मली। हाँ, तो मंडल जो लेवल होता है, जैसे कमिश्नर लेवल होते हैं, तो वहाँ पे कौन बैठते हैं? RTO। मंडल स्तरीय अधिकारी हमारा RTO होता है। जी सर, जी सर। तो जोन जो बनते हैं वो जोन आप अलग जोन होते हैं, जैसे पुलिस विभाग के जोन जो होते हैं। हाँ, उसी तरीके के जोन हमारे यहाँ भी होते हैं। पुलिस वाला ही सिस्टम जोन का हमारे यहाँ भी होता है। तो वो जोनल स्तर पे जो हमारा अधिकारी होता है वो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहलाता है। ये 8600 ग्रेड पे का पद होता है। और इसके बाद जो अगला होता है हमारा, वो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का होता है। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के केवल 4 पद होते हैं, जो मुख्यालय में ही बैठते हैं वो लोग। और एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बाद अमूमन रिटायरमेंट हम लोगों को मिल जाता है। पद सोपान ये है। जो काम करने का तरीका है वो हमने आपको बताया है कि हम लोग जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बना है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, उसी को इन्फोर्स करने के लिए और उसके अनुरूप काम करने के लिए ही हम जो है उत्तरदायी होते हैं। ऑफिस के स्तर पर हम लाइसेंस बनाना, लाइसेंस का रिन्यूअल करना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना, गाड़ियों का समय से टैक्स जमा करवाना, फिटनेस गाड़ी का करवाते रहना, ओनरशिप ट्रांसफर करना, हाइपोथिकेशन, जब गाड़ी बीमा होता है तो उसका जो है बीमा जब कैंसिल हो जाता है, तो इस तरीके के जो गाड़ी से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सब काम करना ऑफिस में ARTO प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और सड़क पे जो है, सड़क पे गाड़ियां नियम अनुरूप चलें, उनका टैक्स समय से जमा हो, उनका फिटनेस समय से होता रहे, और गाड़ियां ओवरलोड ना चलें, बिना परमिट के ना चलें। इन चीजों को इन्फोर्स करने के लिए इन्फोर्समेंट का अफसर सड़क पे तैनात रहता है। तो सभी तरह हाँ, उसमें सभी तरह की गाड़ियां आती हैं। जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, प्राइवेट गाड़ियों का टैक्स एक बार जमा हो जाता है 15 साल के लिए। जैसे आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो शोरूम में ही आपको जो है वो टैक्स का पैसा भी जमा हो जाता है, जिसको RTO चार्जेस बोला जाता है। तो वो पैसा जमा होने का मतलब कि आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया और वो 15 साल तक वैलिड रहता है। तो इन बिटवीन जो प्राइवेट गाड़ी जिसके पास है, जिसको हम खुद की अपनी निजी वाहन बोलते हैं, निजी वाहन अगर हमारे पास है तो हमारे पास केवल उसका ये देखते रहना है हमें कि उसके पॉल्यूशन उसका हम करवाते रहें समय से। हर 2 साल पे पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन समय से करवाते रहें, लाइसेंस अपना कैरी करते रहें। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के चलें, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा करके चलें। प्राइवेट वाहन के संदर्भ में हम लोग इसी तरह की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं केवल।
कि ऐसा तो नहीं कि 15 साल पूरा हो गया और फिर भी गाड़ी चल रही है। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी में बिना सीट बेल्ट लगाए आप गाड़ी को चला रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी में जो है पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो प्राइवेट वाहन के संदर्भ में इस तरह की हम लोग चेकिंग करते हैं, और कॉमर्शियल वाहन के संदर्भ में हमने आपको बताया टैक्स देखते हैं, फिटनेस देखते हैं, परमिट देखते हैं, पॉल्यूशन देखते हैं, और भी कई चीजें होती हैं। इस तरह की चीजों को हम समय समय पर देखते रहते हैं। आज के समय में इन्फोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस का भी प्रोग्राम परिवहन विभाग से जोड़ा गया है। आप सुनते होंगे कि सड़क सुरक्षा कार्यशालाएं होती हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, और वो यातायात विभाग जो पुलिस विभाग का होता है और परिवहन विभाग जो हमारा अपना विभाग होता है, हम दोनों लोग मिल करके सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा जागरूकता करते रहते हैं, जिसका आशय ये होता है कि सड़क पर चलने के जो नियम है लोग उसको फॉलो करें। सड़क पर चलते समय लोग अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। इन चीजों के संदर्भ में जागरूकता फैलाना भी हमारे विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी इधर होती जा रही है। तो आप देखेंगे जब जिले में रहेंगे तो आप इन्फोर्समेंट का अधिकारी इन्फोर्समेंट के साथ साथ जागरूकता के काम में भी लगा हुआ है, उनको शिक्षित करने के लिए भी लगा हुआ है, और यातायात विभाग के साथ मिल करके यातायात के नियमों का लोग अनुपालन करते रहें, इसको भी सुनिश्चित करने का काम होता है। तो एक मोटे तौर पर ये परिवहन विभाग की पूरी रूपरेखा हमने आपके सामने रखी। बेहतर होगा कि आप अपने प्रश्न पूछें, प्रश्न के अनुरूप आपकी जिज्ञासाएं शांत होंगी तो चीजें और स्पष्ट होंगी। कैंडिडेट से दो चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर मैं। एक तो सर ये चीज के आपका जो आपका विभाग है उसका पुलिस विभाग से क्या संबंध होता है नॉर्मली जी, जो बच्चे पूछना चाहते हैं नॉर्मली। दूसरा के जो आपका ऑफिस होता है जी, तो कुछ बच्चों की जिज्ञासा आ रही थी कि सर क्या क्या चुनौतियां होती हैं और क्या क्या अवसर होते हैं। अच्छा जी, पुलिस विभाग से संबंध की जहां तक बात है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पूरे जिले में प्रमुख रूप से पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर में कई चीजें जुड़ी होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर में एक प्रमुख चीज जो होती है वाहनों का उचित संचालन, सम्यक संचालन, नियम पूर्वक संचालन। जैसे गाड़ी ओवर स्पीडिंग अगर करते हुए भाग रही है कोई गाड़ी, हम जब उसको पकड़ने जाते हैं या हम उसके पीछे जाते हैं तो हम पुलिस से समन्वय करते हैं कि भाई वायरलेस सेट पे कि आप आगे गाड़ी जा रही है, ओवर स्पीडिंग करके जा रही है, इस नंबर की गाड़ी है, इसको आप जरा देखें। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए वाहन नियम से चलें, वहां से संबंधित जितने अपराध हैं वो ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम और पुलिस विभाग मिल करके हम लोग काम करते हैं। इसमें कुछ चीजों में पुलिस विभाग हमको सहयोग करता है और हम पुलिस विभाग को कुछ चीजों में सहयोग करते हैं। आपको पता है जैसा कि पुलिस विभाग के पास स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, काफी बड़ा होता है, काफी माइन्यूट होता है और काफी जो है स्पेसिफिक होता है। उनके यहाँ जो क्राइम के लिए एक अलग विंग है, उनके यहाँ यातायात के लिए एक अलग विंग है, अपराध नियंत्रण के लिए अलग विंग है। तो उनका जो यातायात विंग है, जो एसपी ट्रैफिक जिसको लीड करते हैं जिले में, यातायात विंग जो कि ये बात सुनिश्चित करता है कि यातायात पूरे जिले का सुगम बना रहे, वो हमारे साथ मिल करके, हम उनके साथ मिल करके यातायात को सुगम बनाने के लिए एक ही दिशा में काम करते हैं। हमारे पास पुलिस विभाग की तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है। जी सर। आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर, आवाज क्लियर है? हमारे पास पुलिस विभाग की तरह से स्ट्रक्चर नहीं होता है, पुलिस विभाग की तरह के संसाधन नहीं होते हैं। सर हमारे विभाग के ही खुद के सिपाही होते हैं, लेकिन उनके पास जो है किसी तरह का कोई असलहा नहीं होता है, कोई हथियार नहीं होता। सिपाही भी होते सर आपके विभाग में भी? जी, हमारे विभाग में हमारे विभाग के ही सिपाही होते हैं सर। और अमूमन जो प्रवर्तन की हमारी विंग होती है उस विंग के साथ वो रहते हैं, और वो 2 या 3 कहीं कहीं 4 डिपेंड करता है कि जिले में कैसे पोस्टेड हैं वो। तो सिपाही हमारे अधिकारी के साथ होते हैं, आरटीओ प्रवर्तन के साथ, लेकिन हमारे पास कोई जो है वो कोई हथियार नहीं होता है, कोई लाइसेंस हथियार नहीं होता है हमारे पास। तो इस चीज के लिए कहीं हम गाड़ी अगर चेक कर रहे हैं,
गाड़ी चेक करते समय जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या किसी ड्राइवर ने हमारे साथ मिसबिहेव कर दिया या जाम लगा दिया या गाड़ी खड़ा करके भाग गया, तो फिर हम पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हैं। हम थाना प्रभारी को बोलते हैं, हम संबंधित सर्किल ऑफिसर को बोलते हैं। तो उनसे कोऑर्डिनेशन वहां पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी चेकिंग के समय जो है वो कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो हमें पुलिस विभाग का पूरा सहयोग ऐसे समय में मिलता है। साइड बाय साइड किसी गाड़ी का अगर डिटेल लेना हो, किसी भी गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेनी हो कि वो गाड़ी किसकी है, किसके नाम से पहले थी, अब किसके नाम से है, तो वो गाड़ी से संबंधित जितना भी डिटेल होता है वो हमारे ऑफिस में जो डाटाबेस होता है वहीं से मिलता है। तो इन चीजों के लिए पुलिस वाले हम पे आश्रित रहते हैं। या पुलिस ने मान लीजिए किसी गाड़ी को बरामद किया, तो उस गाड़ी से संबंधित किसी भी काम को अगर लॉक कराना है या पुलिस विभाग ये सुनिश्चित करे कि नहीं उस गाड़ी का मालिक जो है अब गाड़ी को लेकर मूव ही ना कर पाए कहीं पे, तो वो हमारे ऑफिस से समन्वय करता है। हम उसका पंजीयन निरस्त करते हैं, हम उसके गाड़ी के नंबर को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि उसका कोई काम आगे ना हो पाए। तो पुलिस विभाग का और परिवहन विभाग का कोऑर्डिनेशन इस तरीके से हम लोग आपस में बना करके चलते हैं। जी सर। दूसरा प्रश्न था आपका, ऑफिस में क्या क्या चुनौतियां होती हैं? चुनौतियां होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो है वो हर वयस्क व्यक्ति के पास जो कि 18 साल का अगर हो जा रहा है तो उसके पास लाइसेंस होना जरूरी होता है। क्योंकि इस समय बिना लाइसेंस के चलने वालों का जो चालान है वो ज्यादा होने लगा है और उसका रेट भी बढ़ गया है। पहले वो यूपी में 500 था, अब वो 1000 कर दिया गया है। तो इससे लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है और इसके कारण जो है ऑफिस में लाइसेंस बनवाने के लिए, लाइसेंस का रिन्यूअल करवाने के लिए काफी भीड़ होती है। गाजियाबाद का अगर हम उदाहरण लें तो गाजियाबाद में एक दिन में 500 लाइसेंस के अभ्यर्थी अमूमन आ जाते हैं सामान्य रूप से। इसी तरीके से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन से संबंधित मामला होता है, तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए भी अमूमन एक दिन में 250 से 300 लोग आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि एक दिन में अपने काम को कराने के लिए अमूमन गाजियाबाद जैसे जनपद में तकरीबन 700-800 लोग आते हैं। और छोटा जिला अगर कोई है, फॉर द एग्जाम्पल अगर हम हापुड़ को लें तो हापुड़ में भी कम से कम जो है 300 से 400 लोग आते हैं। इतने लोगों का काम सुगमता पूर्वक हो सके ऑफिस में, उन्हें किसी तरह से कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, किसी तरह से कोई दलालों के चक्कर में ना फंसे, इस पूरी चीज को इंश्योर कराने की जिम्मेदारी आरटीओ प्रशासन की होती है। वो अपने प्रेमाइस में उसके बाबू उसके नियंत्रण में काम करते हैं, जो लिपिक वर्ग होता है हमारा। तो लिपिक जो है वो समयबद्ध तरीके से सभी कामों का निष्पादन करें, किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ना रहें, काम की पेंडेंसी को क्रिएट ना करें, इन चीजों को वॉच करना। साथ ही साथ जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके रहना। सरकारी विभाग की जो गाड़ियां होती हैं, सरकारी गाड़ियां, उनकी नीलामी जब होती है या वो समय जब अपना पूरा कर चुकी है तो उनको कंडम कराना होता है। उसको कराने के लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना। इस तरह के काम हम लोग अपने जिले में मिल करके करते रहते हैं, जिसमें विभागीय सहयोग भी हमको मिलता रहता है। और अगर कोई उत्सुकता हो आप लोगों के मन में जिससे प्रश्न और निकलेंगे फिर। अच्छा, टू वे इंटरेक्शन होता है, जैसा आप पूछते जाएंगे तो और ज्यादा इंटरेक्शन होता जाएगा, अच्छा जाएगा। एग्जैक्टली इसीलिए प्लीज अजीत साहब पूछिए प्लीज। आप माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। आपको माइक ऑन सर। जी नमस्कार, बताएं। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे जो एआरटीओ का पद होता है और जो जिला प्रशासन होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर एसडीएम है, तो उनके बीच मतलब क्या कार्य संबंध रहता है कि जैसे वो उसको मॉनिटर कर सकते हैं एआरटीओ को या फिर उसको निर्देश दे सकते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद होता है, जो जिलाधिकारी होते हैं किसी भी जिले में, वो एक तरीके से जिले के जितने भी विभाग होते हैं इंक्लूडिंग पुलिस,
पुलिस, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, जितने भी विभाग हैं उनको मॉनिटरिंग करने की भी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो हमारे जिलाधिकारी महोदय इस बात को इंश्योर करते हैं कि सारे विभाग में जो भी काम हो वो आप कनेक्शन कर सारे विभागों में जो भी काम हो वो नियम पूर्वक हो, समयबद्ध तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो। इसलिए भी उस विभाग में, अगर किसी भी विभाग में जो अधीनस्थ विभाग है उसमें अगर कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब अगर इस बात का संज्ञान लेते हैं तो फिर उसके अनुरूप हमको निर्देश देते हैं। दूसरी बात होती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी रेवेन्यू कलेक्शन की भी होती है। जिले में कुछ महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जिनको रेवेन्यू हर महीने का टारगेट फिक्स होता है। आबकारी विभाग है, परिवहन विभाग है, वाणिज्य कर विभाग है और स्टाम्प और निबंधन विभाग है। ये 4 मुख्य होते हैं जो राज्य में कर के स्रोत होते हैं। तो ये चारों मासिक रूप से इनकी समीक्षा बैठक भी डीएम साहब के अधीन होती है। वो ये देखते रहते हैं कि हाँ, हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है रेवेन्यू का जो टारगेट के अनुरूप है कि नहीं है। अगर रेवेन्यू कलेक्शन हमारा टारगेट के से कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई गाड़ियां ऐसी चल रही हैं जिनको टैक्स देना, जैसे मान लीजिए ट्रकें हैं और बसें हैं जो मंथली टैक्स देती हैं और वो कई महीनों से या कई सालों से टैक्स नहीं दे रही हैं। तो जब वो टैक्स नहीं देती हैं तो हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उनको सूचित कराते हैं। आरसी जारी होती है, आरसी मतलब होता नीलामी पत्र होता है, वो जारी हम लोग करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसको अमीन या नायब तहसीलदार टैक्स की रिकवरी करते हैं। तो टैक्स की मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे होती रहती है। तो ऑफिस सही तरीके से संचालित हो रहा है, लोगों का सही तरीके से काम हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हम ठीक से कर पा रहे हैं, इन चीजों की मॉनिटरिंग समय समय पर डीएम साहब के अधीन होती रहती है। मासिक समीक्षा बैठक में सभी विभागों को इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं, सभी विभागों को मॉनिटर किया जाता है मासिक स्तर पर। जी सर। एसडीएम का जो है पद, एसडीएम तहसील लेवल का पद होता है। तो जिस तहसील के अंतर्गत हमारी ऑफिस स्थित है, मान लीजिए गाजियाबाद में कई तहसील है, जैसे गाजियाबाद में मोदी नगर एक तहसील है, गाजियाबाद में एक सदर तहसील है। तो ऑफिस हमारी जिस जगह स्थित है, जैसे हमारी गाजियाबाद की ऑफिस सदर तहसील में आती है, तो अगर उस ऑफिस में कोई लॉ एंड ऑर्डर संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए किसी आदमी ने किसी से झगड़ा कर लिया ऑफिस के अंदर, या किसी आदमी ने किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत कर दिया, तो तहसील स्तर का जो अधिकारी हमारा है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम होता है, उस तक शिकायत पहुंच सकती है। वो हमसे पूछ सकता है कि ARTO साहब आपके ऑफिस में इस तरह की शिकायत आ रही है, आप जरा देखें। तो तहसील स्तर का अधिकारी होने के नाते वो हमसे समन्वय स्थापित करके चलता रहता है। ठीक सर। ये किंग कॉन्ग सर रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। 1.5 लाख पर ईयर डेथ होती है, तो सर उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए मेजर्स, और उसमें ARTO का क्या रोल हो सकता है, प्लीज वो बताएं। अच्छा, वो ऐसे ले सकते हैं इसको कि अगर ARTO बनेंगे ये तो क्या उनकी भूमिका हो सकती है, इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है उसमें भी। एग्जैक्टली सर, ये इसको इस रूप में हम देख सकते हैं, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि सड़क पे वाहनों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो सड़क है हमारी है वो लिमिटेड है। जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनकी चौड़ाई, उनकी लंबाई, जो स्टेट हाईवे हैं उनकी लंबाई चौड़ाई वो लिमिटेड है। तो जब वाहन ज्यादा बढ़ेंगे, लोगों की आवाजाही ज्यादा बढ़ेगी, तो दुर्घटनाएं भी ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है। आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर। दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। तो इस संदर्भ में विगत 10 वर्षों से सड़क सुरक्षा को लेकर के लोगों में जागरूकता काफी बढ़ी है और सरकार भी इस स्तर पे काफी प्रयास कर रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर के 3 स्तर की जो है वो समितियां होती हैं। राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में होती है, मंडल स्तर पर कमिश्नर सर के अध्यक्षता में होती है, और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्तर की निगरानी समिति होती है। ये समिति का काम ये होता है कि ये हर समय समय पे 2 महीने पे 3 महीने पे एक बैठक करती है
और वो ये देखती है कि उस जिले में सड़क दुर्घटनाएं कितनी थी, उनके होने का कारण क्या है, उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। इन बिंदुओं पर जिला सड़क सुरक्षा समिति विचार करती है। उसके विचार के जो बिंदु होते हैं उसमें 3-4 बातें प्रमुख हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसको 4E बोलते हैं। 4E। ओके। एजुकेशन, enforcement, emergency और इंजीनियरिंग। एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी और इंजीनियरिंग सर। इंजीनियरिंग 4E का प्रिंसिपल होता है जो रोड सेफ्टी का बेस होता है। एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि हम सबको अवेयर करें कि साहब आप सड़क पे जब चलो तो अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखो आप। इस स्तर पे हम जो है रोड सेफ्टी वीक्स मनाते हैं समय समय पर। लोगों को एजुकेट करते हैं, पर्चे बांटते हैं, स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में जो है सेमिनार्स करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाकर के उनको जागरूक करते हैं कि आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, हेलमेट पहनिए, अगर आप बाइक चला रहे हैं, कार में बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, स्पीड लिमिट होती है। बड़ी गाड़ियों के लिए जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की शहर के अंदर की लिमिट होती है, छोटी गाड़ियों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की लिमिट होती है। इस लिमिट का ख्याल रखिए और अपनी गाड़ी का समय पर जो है आप चेकिंग कराते रहिए। उसमें पॉल्यूशन लेवल कैसे है, उसका हॉर्न सही है कि नहीं, ब्रेक सही है कि नहीं, इन चीजों के बारे में हम एजुकेट करते हैं समय समय पर लोगों को। दूसरा इन्फोर्समेंट होता है। हम समय समय पर जगह जगह पे चेकिंग करते हैं। अगर हेलमेट आप नहीं पहने हैं तो उसका चालान होता है, आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो उसका चालान होता है, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो उसका चालान होता है, आप बिना लाइसेंस के चल रहे हैं तो उसका चालान होता है। ये आप देख सकते हैं, इसको आप नेट पे सर्च करेंगे तो पूरे चालान के रेट आ जाएंगे, किन किन धाराओं में चालान होता है ये भी आ जाएगा। तो इन्फोर्स करते हैं अपने लॉ को, हम इन्फोर्समेंट के थ्रू लोगों को अवेयर चेक करते हैं कि आप गलत तरीके से ना चलें। तीसरा इंजीनियरिंग होता है। इंजीनियरिंग में आपको पता है कि जो रोड की डिजाइन होती है, आप देखते होंगे कहीं कहीं अंधा बोर्ड लिखा होता है, अंधा बोर्ड है या सड़क आपस में मिल रही है, साइंस बने होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह, ब्लैक स्पॉट बोलते हैं उसको। तो इस तरीके के स्पॉट्स को हम चिन्हित करें। हम जिले में जब बैठक होती है डीएम साहब के निर्देशन में, तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को बुलाया जाता है, नेशनल हाईवे के इंजीनियर्स को बुलाया जाता है। हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोन एरिया है जहां पे जो है संभावना ज्यादा है। तो वहां पे जो है रंबल स्ट्रीट्स लगा देते हैं हम, स्पीड ब्रेकर्स लगा देते हैं हम, बोर्ड लगा देते हैं हम, साइंस क्रिएट कर देते हैं। ये इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है। और चौथा इमरजेंसी केयर का होता है। इस बैठक में जो जिले के चिकित्सा के बड़े अधिकारी सीएमओ होते हैं वो भी शामिल होते हैं। आपको पता है आपातकालीन सेवा के लिए जो है वो एम्बुलेंस होती है, अब उसका नंबर शायद 102 हो गया है, पहले 108 हुआ करता था। तो क्विक रिस्पांस टाइम उसका जो है वो समय से है कि नहीं। मान लीजिए कि हमने जो है वो, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने का जो 1 घंटा होता है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो उस समय तक मरीज जो है वो अस्पताल में पहुंच जाए और उसको जो है प्राथमिक चिकित्सा होती है वो उपलब्ध हो सके, ये बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए जो एम्बुलेंस है हमारा या हॉस्पिटल है हमारा, वो समय से उसको पहुंचा सके, वहां पे समय से उसकी चिकित्सा हो सके, इस चीज को इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है। तो उस मीटिंग में सीएमओ भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, बैठक में वो भी शामिल होते हैं, वो इस चीज को इंश्योर करते हैं।
तो ये सड़क सुरक्षा के 4 घटक हैं, जिसको जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अजीत साहब जी प्लीज। सर मेरा इसी में ये क्वेश्चन था, जैसे आपने जो इन्फॉर्मेशन बताया था, तो आप बोल रहे थे कि जो चालान काटते हैं अगर कोई मतलब नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो जैसे सर देखने में आता है, जैसे हमें जितनी नॉलेज है तो पुलिस चालान काटती है जैसे 2 पहिया वाहनों का, तो ARTO भी काट सकते हैं इसमें चालान वगैरह? इन्फोर्समेंट होता है वो। आपको हमने बताया शुरू में कि हम लोग, हमारा विभाग जो काम करता है वो मोटर व्हीकल एक्ट का अनुपालन करने के लिए हम अपना काम करते हैं, यानी मोटर व्हीकल एक्ट से हम संचालित होते हैं परिवहन विभाग। मोटर व्हीकल एक्ट का अनुपालन कराना ही हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, और मोटर व्हीकल एक्ट का अनुपालन लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत भी आता है। पुलिस के पास अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून और व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करना भी होता है। मोटर व्हीकल एक्ट का अधिकार उनको भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ स्पेसिफिक चालान होते हैं, जैसे अगर कोई गाड़ी ओवरलोड है या किसी गाड़ी का फिटनेस फेल हो गया है या कोई गाड़ी बिना परमिट के जा रही है, तो ये सब चालान सिर्फ ARTO ही करते हैं। सामान्य रूप का जो चालान होता है, जैसे बिना हेलमेट का चलना, बिना सीट बेल्ट लगा के चलना, लाइसेंस को कैरी नहीं करना, गाड़ी के प्रपत्रों को लेकर के ना चलना, गाड़ी को गलत दिशा से ओवरटेक कर लेना, जो यातायात नियंत्रण से संबंधित भाग है, ये सारे पोर्शंस के चालान पुलिस वाले भी करते हैं। उनको भी इस चीज का अधिकार है। लेकिन जो परिवहन से स्पेसिफिक संबंधित है, हमने आपको बताया टैक्स फेल होना, फिटनेस फेल होना, परमिट फेल होना, ओवरलोडिंग करना, ये सब जो चालान होते हैं ये स्पेसिफिकली परिवहन विभाग का अधिकारी ही करता है। ओके, थैंक यू सर। सर एक चीज और सर, मैं हाँ बताएं सर। मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा भी कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट या कोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वगैरह के अंदर भी कोई अलग लॉ है जिसके अंदर मतलब ARTO काम करता है, या सिर्फ मोटर व्हीकल? सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट। अच्छा, थैंक यू। मोटर व्हीकल एक्ट है जो कि सेंट्रल का है, 1988 में बना था। आपको पता है कि जो सेंट्रल लेवल पे डिपार्टमेंट काम करता है वो मोर्थ होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है वो कुछ नियम बनते हैं, बद्ध किया जाता है। उसका अनुपालन करने के लिए हर स्टेट में जो है स्टेट के मोटर व्हीकल एक्ट बनते हैं। थैंक यू सर। यही इसी का मनीष कुमार जी। मनीष कुमार प्लीज। यस सर, मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो। हाँ मनीष जी बताएं। हेलो। हाँ आवाज सर। आ रही है? हाँ सर, मेरा सिविल इंजीनियरिंग करते तो आरटीओ से कुछ कंसल्ट करा जाता है सर, डिजाइन के परिप्रेक्ष्य में, या मतलब जो कुछ और सेफ्टी से आप करेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मनीष। उसमें मोटर अमेंडमेंट। आपकी लगता आवाज क्लियर नहीं पा रही, आप चाहें तो इसको लिख आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। आप इसको ठीक है लीजिए। हाँ ठीक है सर, मैं लिख के भेज रहा हूँ। अच्छा राव जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जो मोटर व्हीकल एक्ट में सर जो फाइन बढ़ा दिया गया है, हाँ, वो सर कितना इफेक्टिव हो सकता है? आपको पता है, हमने आपको बताया कि किसी भी कानून का जो अनुपालन होता है वो सबसे पहले तो लोगों को शिक्षित करने से होता है। किसी भी कानून के अनुपालन के लिए हम लोगों को एजुकेट करें, वो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में।
क्योंकि चालान काट करके या चालान कर करके लॉ को इन्फोर्स करना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। एजुकेटेड सोसाइटी का साइन ये नहीं होता है। लेकिन जब अवेयरनेस के बाद भी लोग उसका अनुपालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं और उससे काफी धन की हानि होती है, तो फिर जो है वो चालान करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में सड़क दुर्घटना से मरने वालों में उत्तर प्रदेश की संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे जनपद जहां शहरीकरण कम है वहां मरने वालों की संख्या ज्यादा है। तो शहरीकरण कम है वहां ज्यादा है सर जी? लोगों को लगता है कि शहरीकरण जहाँ शहरीकरण है वो ज्यादा लगता है लोगों को, कंस्ट्रक्शन होता है। नहीं, ऐसे क्षेत्र जैसे गाजियाबाद में रोड एक्सीडेंट का जो ग्राफ है वो पिछले साल से इस साल कम हुआ है, तो लगातार वो घट रहा है। जी सर। अवेयर होते हैं लोग, शहरों में अब लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे। कैंडिडेट से ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपके इंटरव्यू के लिए, इफेक्टिव के लिए कि किस तरह से चीजें क्यों सर लगता नहीं आप जो बता रहे हैं चीजों को, ये ऐसा पॉइंट है जो नॉर्मली बताया नहीं जाता है चीज। हाँ। तो आप इसमें ये स्टैंड रखिएगा, आपसे अगर ये पूछा जाता है कि क्या रेट बढ़ाने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, इस बात की इंश्योरिटी होती है या इंश्योर करना ये ठीक बात है, आप इसका उत्तर देंगे कि सर किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी एजुकेटेड सोसाइटी में इन्फोर्समेंट के माध्यम से किसी कानून का अनुपालन करवाया जाए, ये एक अच्छा साइन नहीं होता है। हम किसी को डंडा मार करके जबरदस्ती कहें कि नहीं साहब तुम ऐसे मत चलो, ये सही साइन नहीं, सभ्य समाज की समझ नहीं है ये। लेकिन जब जैसा कि आंकड़े हमें बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं की संख्या में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी जो है सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादा मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को यह निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा कि लग रहा है कि कहीं हम जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, या लोग जो है उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। जी सर। तो जो चालान का रेट है, या जो इन्फोर्समेंट का रेट है, या जो अपराधों के समन का जो रेट है, उस रेट को बढ़ाने से लोगों में भय का एक माहौल बनेगा कि यार हम बिना हेलमेट के जाएंगे तो 1000 रुपए का चालान हो जाएगा हमारा, दूसरी बार वही चालान होगा तो 2000 का हो जाएगा, हो सकता है कि लाइसेंस हमारा कैंसिल हो जाए। तो इस भय से ही लोग जो है वो हेलमेट पहनेंगे, इस भय से ही लोग सीट बेल्ट लगाएंगे, इस भय से लोग ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, इस भय से लोग जो है वो ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करेंगे। इसलिए सरकार को बाध्य होकर के ये प्रशमन शुल्क जो कंपाउंडिंग रेट्स हैं ये सब बढ़ाने पड़े। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में चालान का रेट बढ़ाने से या डंडा मार के अपराध को कम कराने की प्रवृत्ति, ये सभ्य समाज का साइन नहीं होता है। लोग अवेयर होकर के ये काम खुद ब खुद करें, ये ज्यादा अच्छा होता है। ओके, थैंक यू सर। सर मनीष कुमार जी का क्वेश्चन आ गया है। जब रोड डिजाइन या कंस्ट्रक्शन होता है तो क्या एआरटीओ ऑफिस मतलब आपके डिपार्टमेंट से, परिवहन विभाग से कंसल्ट किया जाता है सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजन के लिए? नहीं, रोड डिजाइनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन एक अलग सेक्शन है जो इंजीनियरिंग का पार्ट है, और इंजीनियरिंग का पार्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी और हाईवे के नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो होती है वो देखती है। उसमें हम लोगों का कोई जो है विशेषज्ञता की सलाह नहीं ली जाती। ऐसे सर दूसरा पूछा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितनी इयर्स की होती है? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर की? जो भी प्राइवेट व्हीकल होते हैं, जो निजी वाहन बोले जाते हैं, जी सर, उनका रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 15 साल के लिए होती है। जी सर। 15 साल के बाद वो हर 5 साल के लिए फिर से रिन्यूअल होते हैं, डिपेंड अपॉन द कि उनकी जो है वो गाड़ी की चलने की स्थिति कैसी है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उनके पास है कि नहीं है, चलने की कंडीशन उनकी सही है कि नहीं है। जी सर। सैयद मंताशा हैं, तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना। यस सर, मेरा क्वेश्चन था कि जो अभी ई व्हीकल्स पे गवर्नमेंट जोर दे रही है, फैमिली इंडिया स्कीम भी आई है, तो इसके लिए डिपार्टमेंटल चेंजेस क्या हो रहा है? मतलब एआरटीओ डिपार्टमेंट क्या चेंजेस ला रहा है वो अपनी
जो स्कीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आवाज नहीं आ पा रही करने की आपकी आवाज गवर्नमेंट की, सुनिए मतलब आपकी आवाज नहीं आ पा रही सही से। तो उसके रिगार्ड में डिपार्टमेंटल मंता साहब प्लीज सुनिए एक मिनट जो है। ओके सर, मैं लिख देती हूँ, एक सेकंड। हाँ लिख के दीजिए प्लीज जो है। ये दूसरा आया था सर वैशाली का। वैशाली जी पूछिए प्लीज। हेलो हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम प्रेफरेंस में भरते हैं तो अगर मैं ARTO अपने सेकंड पद या थर्ड पद पे भरती हूँ प्रेफरेंस में, तो मुझसे वो प्रेफरेंस पूछते हैं कि आपको कि आपने डिप्यूटी एसपी से पहले ये भरा, उसके कारण बताएं बीइंग अ वुमन। तो वो सर आप प्लीज मेरे को इसके पॉजिटिव्स बताएं कि वुमेन या किसी भी जनरल के लिए ARTO पद कैसे हमारे सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस पे हम क्यों रखेंगे इसको। सर ऐसी रिलेटेड चीज और है, थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को। जैसे आपके जो जॉब आवर्स होते हैं फिर साथ के जो है जैसे इन्फॉर्मेशन में सर आप नॉर्मली सोचते हैं 9 से 5 वाला जो जॉब होता है वो नहीं होता आपका जो है। तो जॉब आवर्स कैसा रहता है, थोड़ा सा इसको ऐड करते हुए सर बता दीजिए प्लीज सर। ओके, जो ऑफिस आवर होता है हमारा, जो ARTO प्रशासन का काम होता है वो वही आप जो ऑफिस आवर होता है 10 से 5 का होता है। और जो इन्फोर्समेंट का काम होता है, इन्फोर्समेंट का काम का कोई निश्चित समय नहीं होता है। आपको अपने रेवेन्यू टारगेट को पूरा करना होता है, चालानों की संख्या को पूरी करना होता है, लोगों को अवेयर करना होता है, और इसके लिए कोई समय बद्धता नहीं होती। आप किसी भी समय में जाकर के इन कामों को कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न था कि हमको वरीयता जो है वो पूछा जाए कि आपने वरीयता क्यों दी, तो पहली बात तो जहां तक हमारे पास जानकारी है, आपकी वरीयता कभी बोर्ड के पास नहीं होती है कि आपने किस पद को क्या वरीयता दी है। अक्सर बोर्ड जो पूछ लेता है कि आपने क्या क्या वरीयता दी है। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अगर आपसे वो पूछ ही लेते हैं कि साहब आपने जो है वो ARTO को दूसरी या तीसरी वरीयता क्यों दी, तो आप इसमें दो तीन चीजें जो है आप इसमें पॉजिटिवली बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि सर ये जिला स्तरीय पद होता है, जिले में एकमात्र अधिकारी होता है जो पूरे विभाग को लीड करता है। ये काफी चार्मिंग पद होता है सर, इसमें जो है वो हम लोगों के बीच में रह करके लोगों के साथ मिल करके काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते हैं। हम सड़क सुरक्षा से संबंधित सारी जिम्मेदारी, यातायात से संबंधित सारी जिम्मेदारी वो हमारी ही होती है। तो इसमें हम लोगों के बीच में लोगों के प्रवृत्तियों के सड़क सुरक्षा के संबंधी जो उनके नेचर है, जो उनका तरीका है, उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश इसमें होती है। इस तरीके से आप देखें तो केवल प्रशासन, पुलिस और परिवहन, यही 3 विभाग इस तरीके के होते हैं कि जिसमें आपका बड़ा डायनेमिक वर्क होता है। आप एक तरफ चालान भी कर रहे हैं, आप एक तरफ लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, आप लोगों को नियंत्रित भी कर रहे हैं। तो जो डायनेमिज्म है वो डायनेमिज्म परिवहन पुलिस के साथ साथ ये पुलिस और प्रशासन के साथ साथ परिवहन विभाग में भी होता है। तो सर इसमें वुमेन वाला मैं पूछना चाह रही थी कि वुमेन के लिए आपने क्यों, बीइंग अ वुमेन, आपने फील्ड जॉब जो है आप कैसे ये वरीयता दी है आपने, क्या आपको इसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे? आप इसको बोल सकते हैं कि बीइंग ए वुमन डायनेमिक होना भी एक बड़ी बात होती है। ओके, मुझे चैलेंजेस ज्यादा पसंद है, मुझे डायनेमिज्म ज्यादा पसंद है, लोगों के बीच में रह करके काम करना ज्यादा पसंद है, बनस्पत ऑफिस में बैठ करके लोगों को अवेयर करना काफी मुझे पसंद है, लोगों के बीच में जा करके। यही एक पद है जिसमें आपको पूरी गुंजाइश है, कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है। आप बच्चों के बीच में भी जा सकते हैं, आप स्कूलों के बीच में भी जा सकते हैं, आप आम जनता के बीच में जा सकते हैं, आप गांव में जा सकते हैं, वहां जाकर के आप उनको चालान भी कर सकते हैं, वहां जाकर के आप उनको अवेयर भी कर सकते हैं। आप NGOs को लेकर के साथ सकते हैं, नुक्कड़ नाटक भी दिखवा सकते हैं। आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है रोड सेफ्टी का, और रोड सेफ्टी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके लिए प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग आपको मिलता है। आप DM सर से या आप SSP सर से अगर इस बात को डिस्कस करेंगे कि सब रोड सेफ्टी के लिए हमको इस तरीके से आपका सहयोग चाहिए, तो वो कभी मना नहीं करते हैं, क्योंकि शासन की और सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी हो गया है। तो थैंक यू सर। एकमात्र विभाग परिवहन विभाग ही है जो एक ही साथ चालान भी कर रहा है और एक ही साथ शिक्षित भी कर रहा है। शैलेंद्र जी आपका क्वेश्चन क्या है? सर नमस्ते, मैंने लिख करके दे दिया था और मेरा सवाल है कि ARTO ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार को कम कैसे किया जा सकता है? तो इसको इस तरह से पूछे, अगर आप ARTO बनते हैं तो कैसे कर सकते हैं?
नहीं, ये दो तरह की बात हो गई। एक ARTO ऑफिस में भ्रष्टाचार है, पहली बात तो ये कैसे पता चला कि ARTO ऑफिस में भ्रष्टाचार है? ये मीडिया का माध्यम होता है। ये पुरानी अवधारणाएं होती हैं जो कि हम अभी तक कैरी करके चलते हैं। इस तरह के प्रश्न अमूमन बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं कि परिवहन विभाग में आप भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे, एक सामान्य रूप से भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप ARTO हैं किसी जिले में और भ्रष्टाचार को आप कैसे कम करेंगे। वो भ्रष्टाचार व्यापक टर्म में होगा, केवल परिवहन विभाग के संदर्भ में नहीं होता है। तो उसका आप सीधा सा जवाब होता है कि साहब जो हमारे सरकार की वेब सेवाएं हैं, जो ऑनलाइन सेवाएं हैं, वो ऑनलाइन सारी चीजें निर्बाध रूप से चलती रहें, इसको सुनिश्चित करेंगे। जनता और हमारे बीच का जो संवाद है उसको निरंतर कायम रखेंगे। जो हमारे सहयोगी हैं, अधीनस्थ हैं, उनको रेगुलर वॉच करते रहेंगे, उनको निर्देश देते रहेंगे कि समयबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से अपने कामों का निस्तारण करें। आम जनता को काम कराने में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए जनता के साथ निरंतर संवाद करते रहेंगे। और ये केवल परिवहन विभाग ही नहीं, आप किसी विभाग में रहेंगे तो आपका उत्तर इसी तरीके का होना चाहिए। जितना संवाद स्थापित होगा, जितना टेक्निकल सेवी होंगे आप, और जितना अपने अधीनस्थों के ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे, अपने कर्तव्यों की जानकारी रखते हुए, वो आपके भ्रष्टाचार को कम करने या खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा। धन्यवाद सर। ये सैयद मुंताशाह जी का आया है एक ई व्हीकल जो है, और जैसे इसी रिलेटेड स्कीम है फेम इंडिया स्कीम। इसमें जो है इसी की ई व्हीकल्स की बात जो चल रही है आज की डेट में, स्कीम आई है फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम, जी सर, फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स। सॉरी, फिर से बताइए। फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स। ये किसकी स्कीम है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन्होंने टारगेट रखे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम ई व्हीकल्स को लेके आएंगे, कितने परसेंट सारी चीज लेके आएंगे सर ये। अच्छा, क्योंकि स्कीम आई, मतलब अल्टीमेट एम है सब ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए RTO डिपार्टमेंट जो ई व्हीकल्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड RTO विभाग जो है उसको कैसे उनको टैकल कर रहा है चीजों को। सरकार की नीति है कि जो ई व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करना, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, जी सर, ओवर स्पीडिंग कम हो और सेफ ड्राइविंग हो सके। अच्छा, ओवर स्पीडिंग भी सर आता है इसमें ई व्हीकल्स का टारगेट? ई व्हीकल की जो लिमिट होती है स्पीड की, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। जैसे ई व्हीकल है, जैसे आपकी जो अपनी मोटर व्हीकल है, अगर आप मोटर व्हीकल चलाओगे तो आपकी स्पीड जो है 200 भी जा सकती है, लेकिन ई व्हीकल की स्पीड कभी भी 60, 70, 80 के ऊपर नहीं जा सकती। उसकी लिमिट शायद फिक्स होती है। उसकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरीके की होती है कि वो ओवर स्पीड नहीं कर सकती है। तो ये नया पॉइंट जो नई किताबों में मिलता नहीं है, अच्छा पॉइंट हो सकता है आप लोगों के सबके लिए कि ऑटोमेटिकली उन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज करके ही स्पीड को कंट्रोल कर लिया है। हाँ, स्पीड लिमिटेशन उसमें होता है ई व्हीकल में। तो सर जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए इसको टैक्स एग्जम्पशन दिया हुआ है। जी सर। तो सर यानी कोई भी ई व्हीकल जो होती है, जो प्राइवेट होती है, ई व्हीकल जो आप मान लीजिए आपके पास ई कार है, इलेक्ट्रॉनिक कार है, तो जब आप उसका रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो उसका आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी सर। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात टैक्स के बारे में भी आप लोग जाने, टैक्स के स्लैब्स को जान लीजिए। जो आप प्राइवेट व्हीकल ओन करते हैं उसका टैक्स का जो स्लैब होता है वो 10 लाख के नीचे की जो गाड़ियां होती हैं, 10 लाख से नीचे गाड़ी है। जी सर। हाँ, उसमें जो MRP होता है गाड़ी का, मान लीजिए कि किसी गाड़ी का रेट 9 लाख रुपए का है। जी सर। तो जब आप उसका टैक्स लेंगे तो उसका 8% टैक्स होता है, यानी 72,000 उसका टैक्स होता है। और अगर वो 10 लाख से ऊपर की गाड़ी है, मान लीजिए 11 लाख की गाड़ी है, तो उसका टैक्स रेट 10% होता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जी सर। क्योंकि रोड टैक्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। यूपी में ये 8 और 10% दो स्लैब है,
राजस्थान में हो सकता है कि ये स्लैब ज्यादा हो, उत्तरांचल में हो सकता है कि ये स्लैब कम हो। हमारे यूपी में जो टैक्स स्लैब है वो 8% और 10% का है। जी सर। जो ई व्हीकल होगी, जो आप कार खरीदेंगे, जो जीप खरीदेंगे, जो बाइक खरीदेंगे, वो इस टैक्स से एग्जेम्प्ट रहेगी। ये टैक्स आपको नहीं देना होगा उसमें। तो बाकी इन्फोर्समेंट के मामले में चाहे ई व्हीकल से ही चाहे नॉन व्हीकल से ही वो सेम चीज रहेगी दोनों के लिए। बिल्कुल सेफ रहेगी, बिल्कुल सेफ रहेगी। जैसे इन्फोर्समेंट में जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आप ई व्हीकल जा रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाई है या फिर हेलमेट नहीं लगाया है, हाँ, तो सेम रहेगी सब चीजें। एनफोर्समेंट में सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि वो व्हीकल हमारे पहुंच से दूर जा ही नहीं सकती है, भाग ही नहीं सकती है, उसकी स्पीड लिमिट होती है। सर अजीत साहब प्लीज। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे एआरटीओ पद के जो प्रमोशन चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, और इनकी हायर की मतलब किस तरीके से काम करती है? अब वो हमने शुरू में बताया था, आपको फिर से बता दें। अच्छा सॉरी सर, मैंने वो लेट ज्वाइन किया था, कोई तो बात, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा उसको दोबारा। कोई बात नहीं, हम फिर से बता दें। फिर से बता दें क्या? हाँ सर बता मैं सर रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। ठीक, इससे रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग से काम करेगा कि बता दें? मेरा सर दो सर सही रहेगा काफी, जो है दोबारा जो रिक्वेस्ट में आई थी बता दे रहे हैं हम। जिले स्तर पे एआरटीओ का पद होता है, जो 5400 ग्रेड पे का पद था पहले, अभी नए ग्रेड पे में उसका बढ़ गया है। 5400 ग्रेड पे का पद एआरटीओ का होता है। 7 साल बाद यही पद प्रमोशन पाते हैं और 6600 ग्रेड पे में चले जाते हैं, लेकिन पद नाम चेंज नहीं होता है, वो सीनियर एआरटीओ कहलाते हैं और जिले में ही तैनात रहते हैं। 14 से 15 साल बाद ये एक और प्रमोशन पाते हैं, जो 7600 ग्रेड पे का पद हो जाता है और ये संभागीय पद हो जाता है। संभागीय मतलब कि मंडल का अधिकारी हो जाता है, जिसको आरटीओ बोलते हैं। एक मंडल के अधीन जितने जिले होते हैं, जो प्रशासकीय संरचना होती है जिले और मंडल की, वही संरचना यहाँ भी होती है। और जो अगला प्रमोशन होता है वो 20 से 21 साल बाद होता है, जो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का होता है। और जैसे पुलिस में आईजी का पद होता है, जो जोनल चीफ होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ जो जोनल चीफ होते हैं वो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद होता है। ये 8600 ग्रेड पे का पद होता है, 8600 या 8700 ग्रेड पे का है। और उसके बाद जो लास्ट प्रमोशन होता है वो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का होता है। ये हेडक्वार्टर में बैठते हैं। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में जो ये पद 5 या 6 ऐसे ही पद होते हैं ये। तो जिले स्तर पर एआरटीओ, मंडल स्तर पर आरटीओ और जोनल स्तर पर डीटीसी, ये पद सोपान होता है। 15-16 सालों से आरटीओ पहुंच जा रहे हैं, तो डबल प्रमोशन बाद पहुंच जाए तो सही है सर, लगा जो है प्रमोशन सही बता। हाँ, प्रमोशन बहुत अच्छा तो नहीं है, तो बाकी बात क्योंकि पद बहुत कम है। जी सर, पद बहुत कम है हमारे यहाँ, बहुत लिमिटेड ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ। तो नेक्स्ट है सर ये हेमन बी जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? हेमन बी सर। ये आशीष कुमार। जी सर। आशीष का प्लीज। ये पूछना था, कार्य के दौरान आने वाले राजनीतिक दबाव को हम कैसे उनका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं? विभिन्न तरह के हमारे सामने राजनीतिक दबाव आते हैं कार्य के दौरान, तो सर उनका हम कैसे मैनेज? किसी भी पद में जो आप किसी भी प्रशासकीय पद पे हैं, ये सामान्य रूप से ये स्थिति आ सकती है। इसको 2 स्तर पे आपको हमेशा देखना है। राजनीतिक दबाव जैसे शब्द को, राजनीतिक दबाव जैसे प्रश्न को आपको 2 स्तर पर देखना है। एक तो उनकी मांग क्या है, राजनीतिक मांग और राजनीतिक दबाव 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर उनकी मांग ऐसी है कि साहब हमारा काम समय से नहीं हो रहा है या हमारा काम हो ही नहीं रहा है, हम नियम पूर्वक काम करा रहे हैं, तो हम उनकी बात को सुन करके, संज्ञान लेकर के जो अवरोध है उसको दूर करके उनकी मांग के अनुरूप काम को जल्दी से निस्तारित कराएंगे, नियम पूर्वक निस्तारित कराएंगे, समयबद्ध तरीके से निस्तारित कराएंगे। लेकिन राजनीतिक दबाव अगर हो रहा है, और दबाव वो ये है कि हमें गलत काम करना है, गलत काम करने का मतलब जो हमारा कानून या हमारा एक्ट हमको अलाउ नहीं कर रहा है, अगर उस तरह के किसी काम के लिए हमारे पास कोई भी दबाव आता है, तो बड़ी ही विनम्रता पूर्वक हम उसको मना कर देंगे।
क्योंकि उस कुर्सी पे हम किसी एक्ट के तहत बंधे हुए हैं, और वो एक्ट जिस सीमा तक हमको अलाउ करेगा उस सीमा तक हम काम करेंगे, जिस सीमा तक अलाउ नहीं करेगा उसको हम उनको बड़ी ही शालीनता के साथ समझा देंगे, मना कर। ये इसको सर ऐसा कर, जो विधायिका है हमारी पार्लियामेंट है, विधायिका या पार्लियामेंट है, उसका जो एक्ट है वो किसी भी राजनीति से बड़ा होता है यहाँ पर देखा जाता है नॉर्मली। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक्ट से बंधे हैं, हम कानून से बंधे हैं। अगर किसी को लगाना है तो वहाँ चेंज करा दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चीज रहेगी। ये सर राज जी हैं कोई, प्लीज आप अपना क्वेश्चन कीजिए। राज, इन्होंने एक क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस आरटी डिपार्टमेंट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई यूज हो रहा है इसमें आरटी डिपार्टमेंट में? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपका जो नया लाइसेंस बन रहा है, आप सुन पा रहे हैं? ये किसका स्पीकर ऑन हो गया? ये आकाश गौतम सर, मैं ऑफ कर दे रहा हूँ उनका, मैं ऑफ कर दी सर। जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं ऑफिस में, जी सर, तो वहां पे आपका जो है वो बायोमेट्रिक लिया जाता है। जी सर। और आपकी जो है वो फोटो खींची जाती है जो कि आपके लाइसेंस पे पेस्ट रहती है। जी सर। तो वो जो बायोमेट्रिक में आपका डाटा का सुरक्षित रहना, फोटो के माध्यम से आपके लाइसेंस में आइडेंटिटी को क्रिएट करना, और वो लाइसेंस फिर ऐसा होता है कि उस लाइसेंस को स्कैनर होते हैं हमारे पास। अगर हम उस लाइसेंस को स्कैन करते हैं चेकिंग के समय, कभी कभी फेक लाइसेंस हमारे पास आता है, तो अगर उस लाइसेंस को जो है हम स्कैन करते हैं या उसका नंबर हम अपने सिस्टम में डालते हैं, तो उस लाइसेंस का पूरा डिटेल आ जाता है। जी सर। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आरसीज भी स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में ही आए, इस पे उत्तर प्रदेश में योजना चल रही है और जल्द ही जो है उसको रूपायित कर दिया जाएगा। अब सारी आरसी यानी कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं वो अब स्मार्ट कार्ड फॉर्म में आएगी, चिप फॉर्म में आएगी। तो चिप में उस गाड़ी के पूरे डिटेल्स रहेंगे। फास्ट टैग का एक आपने पढ़ा होगा, बड़े चर्चे में था। फास्ट टैग, जी सर। फास्ट टैग है कि आप जो है वो किसी भी टोल से गुजर रहे हैं तो फास्ट टैग की जो लेन होती है वहां पे आपको वहां का कर्मचारी रोकता नहीं है, आपसे पैसा नहीं लेता है, आपको पर्ची नहीं देता है। आपने फास्ट टैग लगवाया, फास्ट टैग किसी बैंक से कनेक्ट होता है, आपकी गाड़ी गुजरेगी, स्कैन से स्कैन हो जाएगा और उसका टोल टैक्स का पैसा अपने आप आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। जी सर। तो इससे क्या हो रहा है कि कौन गाड़ी कितने बजे कहां से गुजर रही है, इसका एक डाटा हमारे पास सुरक्षित होता जा रहा है। और लोगों के लिए फायदेमंद ये है कि लोगों को जो है लाइन में लग करके इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो कि टेक्निकल से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको जोड़ा जा सकता है। तो सर स्पीड कंट्रोल में भी चला था, स्पीड को चेक करने का कुछ बात चल रही थी कुछ जो है? वो सारे टोल प्लाजास पे आप देखते होंगे कि पूरे नेशनल हाईवे पे समय जगह जगह पे कैमरेज लगे हुए हैं। जी सर। तो वो कैमरा आपकी स्पीड को कैप्चर करता रहता है। मान लीजिए किसी कैमरे के सामने आपकी जो स्पीड लिमिट है मान लीजिए 120 है, 100 है, अलग अलग हाईवे की अलग अलग स्पीड डिफाइन की गई है। आप 110 से अगर उस कैमरे के सामने से गुजरेंगे तो आपको टोल वाले पे जाकर के उसका चालान भरना पड़ेगा 2000 रुपए। उस पे लिखा हुआ कि इस पॉइंट पे इतने बजे इस गाड़ी नंबर से इतनी स्पीड से गाड़ी गुजरी। आपको उस चालान को उस चालान टोल टैक्स पे उस चालान को पे करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो काफी बड़ा एआई का यूज है, तो बहुत बड़ा ही जो है। हाँ। और ऐसी सर सुनते हैं जैसे अब जो जाते हैं हम लोग क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, वहां पर भी सब टेस्ट जो है सिमुलेशन कुछ हो गया ना कि अब क्वेश्चन जो है कंप्यूटराइज्ड होते हैं टेस्ट। नहीं, उसमें सिमुलेटर पे टेस्ट होता है। जैसे पहले क्या होता था कि आप अपनी गाड़ी लेकर के आरटीओ ऑफिस में कोई प्रेमाइस है वहां पे आप बाइक चला के उसको दिखा रहे हैं या कार चला करके दिखा रहे हैं। जी सर। अब हमारे यहाँ ऑफिस में अभी किसी ऑफिस में लगा नहीं है, लेकिन लगने की योजना अब जल्दी चालू होने वाली है। जी सर। सिमुलेटर्स लगे हुए हैं। ये एक कमरे में एक जो है वो एक बाइक रहेगी या कार का फॉर्म एक रहेगा
आप उसको जो है ड्राइव करके दिखाएंगे, एक एक चीज उसमें आपके टीवी स्क्रीन पे चलती रहेगी। तो जो ड्राइव का टेस्ट होता है हमारा, वो सिमुलेटर पे होना जल्दी ही शुरू होने वाला है। काफी बड़ी चीज है, मतलब जो फिल्मों में देखते थे हम लोग वो चीज आ जाएगी सीधी। हाँ, काफी 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 इनोवेटिव है, काफी बड़ी है। जी सर, जी सर, जी सर। सर शैलेंद्र। हाँ सर, मेरा सवाल है कि सर ने अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आगे है एक्सीडेंट के मामले में पूरे देश में, तो इसके क्या कारण है? एक्सीडेंट में होने वाली डेथ ठीक है सर, डेथ के मामले में, तो इसका कारण क्या है और फिर इसको कैसे रोकथाम की जा सकती है, या इसके लिए क्या प्रभावी कदम हो सकते हैं? इस तरह के एक्सीडेंट से जो डेथ हो रही है उसके कारण कई होते हैं। एक तो वही हमने जो 4E का प्रिंसिपल बताया, लोगों में एजुकेशन की कमी है, इन्फोर्समेंट हमारा बहुत प्रभावी नहीं हो पा रहा है, जो रोड की इंजीनियरिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, और इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो हमारी उतनी क्विक नहीं है। तो इसी 4 पोर्शन पे हमको काम करने की जरूरत है। हमें लोगों को बहुत अवेयर करना है, एजुकेट करना है, हमें अपने इन्फोर्समेंट को और मजबूत करना है, हमें रोड इंजीनियरिंग को और ध्यान देना है। ब्लैक स्पॉट्स जो हमारे हैं, ब्लैक स्पॉट का मतलब जहां दुर्घटना प्रोन एरिया ज्यादा हो, जिस जगह पे दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है उसको चिन्हित करना बहुत जरूरी है। और एम्बुलेंस सर्विसेज को सुधारने की बहुत जरूरत है कि जो गोल्डन आवर होता है हमारा रोड एक्सीडेंट होने के 1 घंटे के बाद का समय, इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। माना जाता है कि रोड एक्सीडेंट के 1 घंटे के भीतर अगर किसी भी दुर्घटना कारक व्यक्ति को इमरजेंसी सर्विस अगर मिल जा रही है, प्राथमिक चिकित्सा मिल जा रही है, तो उसके मरने की संभावना 50% कम हो जाती है। जी सर। तो ये सारे कदम उठा करके हम इन चीजों को, दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर, मनीष कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है, वो सर सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने कहना है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज को ARTO, अगर मैं ARTO बनता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, उससे मैं कुछ यूजफुल रह सकती है, मेरे लिए यूजफुल होगी कि नहीं? सिविल इंजीनियरिंग में मेनली आप क्या पढ़ते हैं? मनीष जी, मनीष कुमार, मनीष कुमार जी सर। आपका क्वेश्चन चल रहा है, आपका क्वेश्चन था ना कि सिविल इंजीनियर है आप, जो है जी सर जी। तो सर ने पूछा है कि आप सर का आंसर दीजिए जो पूछ रहे हैं सर। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे मतलब फील्ड्स होते हैं, तो उसमें रोड को डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, ये भी हमारे अंदर आता है सर, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है सर। तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर हमें लगता है कि रोड डिजाइनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन का परिवहन विभाग से लेना देना नहीं होता है। रोड कंस्ट्रक्शन और रोड डिजाइनिंग जो है वो रोड एजेंसीज जो होती हैं, PWD हो गई, हमारी NHAI हो गई, उसका काम होता है। लेकिन अगर आप इस पद पे हैं और आप सिविल इंजीनियर की प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको इस रूप में आंसर कर सकते हैं कि सबसे पहले कि जब हमारी रोड सेफ्टी की बैठक होती है, चाहे वो राज्य स्तर की हो, चाहे वो जिला स्तर की हो, तो उस बैठक में आप जो रोड इंजीनियरिंग वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं हमारे, उनके साथ जब आप अपनी चीजें कन्वे करेंगे, उनसे जो है वो आप डिस्कस करेंगे, तो आप बहुत स्पेसिफिक डिस्कस कर सकते हैं। एक आर्ट्स का विद्यार्थी ये नहीं समझ पाएगा कि हाँ रोड इंजीनियरिंग में किन किन चीजों को निगलेक्ट किया गया या कहाँ कमी है, लेकिन आप उस चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आप जो है PWD के इंजीनियर्स या NHAI के इंजीनियर्स के साथ मिल करके एक अच्छा डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं कि साथ इस पोर्शन पे जो है हमको और फोकस करने की जरूरत है। रोड की इंजीनियरिंग में हम ये और सुधार कर सकते हैं, हम रोड के इंजीनियरिंग के संदर्भ में रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। तो आप रोड जल्द दे सकते हैं। हाँ, आप रोड से संबंधित जो एजेंसीज हैं उनसे बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बीइंग ए सिविल सर्विस, बीइंग ए सिविल इंजीनियर। यस सर, यस। और सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि सर मान लीजिए लखनऊ से आगरा के बीच में किसी स्पॉट पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं सर, तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा और सबसे पहले इनिशिएटिव्स कौन लेगा सर? सबसे पहले तो वो जो सड़क, जिस सड़क पे एक्सीडेंट हो रहा है उस सड़क को की जिम्मेदारी किसके पास है? वो तो NHAI या स्टेट हाईवे इनके पास होगा सर। हाँ, UP ईडा की एक एजेंसी बनी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। UP ईडा की गाड़ियां चलती हैं, उन्हीं के अंतर्गत वो टोल भी होते हैं।
और यूपी ईडा जो है वो NHAI को रिपोर्ट देती है। यस और NHAI का हर जिले में एक अधिकारी बैठता है। यस तो प्राथमिक जिम्मेदारी है कि NHAI का वो अधिकारी PWD के साथ मिल करके ये आइडेंटिफाई करे कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन पर एक्सीडेंट कम करने के लिए रंबल स्ट्रिप बनाए जा सकते हैं, वहां पर जो है वो रोड के ऊपर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कहता है कि वहां आते ही लोगों की स्पीड अपने आप कम हो जाए, साइन बोर्ड्स रख सकते हैं कि लोग अवेयर रहें कि हाँ ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ पे हमें बहुत अवेयर रहना है। यस सर। वैशाली आपका क्वेश्चन है कोई? हेलो सर। जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे गाजियाबाद है उसे गेटवे ऑफ यूपी भी बोला जाता है, वो दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंजेशन की प्रॉब्लम है, छोटे से छोटे रेजिडेंशियल रोड से लेकर स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज से तक। तो कंजेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम अगर मेरी सिटी की पूछी जाती है तो एज एन ARTO हम पूरे सिटी के लिए जनरल क्या कर सकते हैं जिससे कि छोटी से लेके हाईवे तक की कनेक्टिविटी ऐसी बने जो कुछ जनरल पॉइंट जिससे कि ये कंजेशन जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो कम हो सके। बीइंग एन ARTO आपकी जिम्मेदारी सबसे प्राथमिक है अपने मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करवाना। मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करवाने के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग रोड के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें। रोड के रूल्स में ओवर स्पीडिंग ना करना, ड्रंकन ड्राइविंग ना करना, अपने लेन में अपनी गाड़ी को चलाना, ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आदमी अपने लेन में अपनी गाड़ी ड्राइव करे, अगर आदमी जो है वो ओवर स्पीडिंग ना करे, अगर आदमी जो है वो रोड रूल्स को फॉलो करे, तो ट्रैफिक काफी हद तक स्मूथ हो सकता है। इन लार्ज ये पोर्शन जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का होता है, जो कि पुलिस की विंग होती है, जिसमें नो एंट्री आप सुनते होंगे कि इस रोड पे नो एंट्री इस समय से इस समय तक है। तो बड़े वाहन जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, जो ट्रक हो गए, जो बस हो गए, जिनके छोटी सड़क पे आकर के जाम लगने की संभावना ज्यादा होती है। हेलो, हाँ जी सर, सुन पा रही हूँ। हाँ, तो आप जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि जो छोटी सड़कें हैं वहां पे कॉमर्शियल व्हीकल के आने से कहीं जाम तो नहीं लग रहा है, या कॉमर्शियल व्हीकल्स किसी ऐसे समय में तो नहीं आ जा रहे हैं जहां पे जो है ऑफिस का टाइम है, स्कूल का टाइम है और कॉमर्शियल व्हीकल हमारे मूवमेंट कर रहे हैं जिससे कि जाम लग जा रहा है। तो कुछ ना डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे जो लॉजिस्टिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो शुगर बेल्ट है वेस्ट यूपी में, उसमें आप एग्जांपल देख लीजिए, मोदी नगर है, शामली है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया पहले बना और रेजिडेंशियल उसके साथ में बना। तो इंडस्ट्री रेजिडेंशियल के बिल्कुल बगल में होने के कारण बहुत सारी ट्रैफिक ट्रॉली बहुत बड़ा कारण होती है पूरे हाईवे को, नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने का। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस और आई थिंक मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ARTO शायद दोनों को ही काम करना या दोनों की ही रिकमेंडेशन जरूरी हो सकते हैं। तो अब ये हमारे हाथ में तो नहीं कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ठीक करना, लेकिन ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया जाए जिसमें आप हटा नहीं सकते हैं ना इंडस्ट्री को ना ट्रैक्टर ट्रॉली। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि इसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि हम ये पॉइंट करें कि कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल, जैसे आप मोदीनगर का एग्जांपल लें, मोदीनगर का रोड जो है वो मेरठ से कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पे कॉमर्शियल व्हीकल्स का फ्लो, चूंकि वो नेशनल हाईवे है इसलिए कॉमर्शियल व्हीकल्स का फ्लो वहां पे लगातार बना रहता है। तो हम ये देखें कि जो है वो जो छोटी सड़कें उस नेशनल हाईवे से मिल रही हैं, जो कि गांव से किसी से आ रही है या कस्बे से आ रही है, या जहां पे लोगों का मूवमेंट जिस सड़क से, मेन सड़क से ज्यादा हो रहा है, वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स क्रिएट कर लें जिससे कि उस सड़क पर लोगों का जब मर्ज हो तो वो मर्जर बहुत स्मूथ हो। वहां पे कहीं कोई ठेला वाले, कोई दुकान वाले अतिक्रमण तो नहीं लगाए हैं। वहां पे जो है जो स्टॉप का कॉन्सेप्ट होता है, जो बस स्टॉप होता है, टैक्सी स्टैंड होता है, टैक्सी स्टैंड और बस स्टॉप जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो बस स्टॉप है हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे भीड़ लगा है, वहां पे ज्यादा जाम लगा है जिससे कि जो है ट्रैफिक हमारा बाधित हो जा रहा है, उसको हम हटवाएं वहां पे। और जो रोड इंक्रोचमेंट हो गया, रोड इंक्रोचमेंट को जो है हम कम करें।
जो कॉमर्शियल व्हीकल्स, हमारी बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल्स है, हम ये डिसाइड कर दें कि जो है वो इतने वेट से ज्यादा या इतने हाइट से ज्यादा जो गाड़ी होगी वो पर्टिकुलर इसी समय चलेगी, इसको डिसाइड कर लें। तो ये कुछ हम ऐसे मेजर्स करके क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हमारा ट्रैफिक जो है वहां पे थोड़ा स्मूथ फ्लो करे। इसके लिए हमें रोड एजेंसी, ट्रैफिक एजेंसी और ट्रांसपोर्ट एजेंसी तीनों को मिलकर काम करना होगा। मोदी नगर में मैंने काफी एसडीएम मैडम थी वहां पे, हम लोग मिलकर काफी काम किए थे वहां पे। हाँ, वहाँ पे सर वो जो गन्ना फैक्ट्री है उसपे बहुत ही ज्यादा पिक्यूलियर प्रॉब्लम है कि पूरा NH-58 वो जाम हो जाता है जैसे ही वहाँ पे प्रोक्योरमेंट शुरू होता है। तो उसमें ट्रैफिक पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि जो उनको टाइमिंग दिया गया है आने का, और जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे तो कभी रुकता ही नहीं है, तो इसमें पुलिस बड़ी हेल्पलेस सी हो जाती है और ARTO भी कि क्या किया जाए। उसमें हम लोगों ने काम किया था, वहाँ पे सौम्या पांडे मैडम है, IAS हैं, वो एसडीएम है मोदी नगर में। हाँ जी, उनके साथ मिलके हमने काफी काम किया था। उसमें हम लोगों ने काफी चालान किए थे। वो हमने आपको जैसे बताया कि जो नेशनल हाईवे 58 में मर्ज कर रही कुछ सड़कें जो पतली कस्बे से या गांव से आ रही हैं, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो मेन पॉइंट होता है वहां पे इंक्रोचमेंट बहुत हो गया था। वहां पे ठेले वाले, पटरी वाले, दुकान वाले इतना इंक्रोच कर दिए थे कि जैसे मर्ज हो रही थी वहां पे ट्रैफिक, वहीं पे जाम, स्पेसिफिकली वहीं पे जाम लग जाता था। तो वो इंक्रोचमेंट हम लोगों ने काफी हटवाया वहां से। जो छोटी छोटी इलीगल गाड़ियां चल रही थी वहां पे, जिसकी वजह से वो लोग इकट्ठे रहते थे एक जगह पे, उन इलीगल गाड़ियों को हम लोगों ने बंद करवाया, उनको रेगुलेट करवाया। और ट्रैफिक पुलिस जो थी वहां पे, उसके साथ हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेशन किया कि साहब आपका जो ट्रैफिक का लड़का खड़ा होगा वो ट्रैफिक को स्मूथ करने में ज्यादा अपना ध्यान एकत्रित करेगा। उनको हम लोगों ने बहुत एक्टिव किया था कि वो लोग जो है वो गाड़ियां लेन में सही चल रही हैं उसको डायरेक्ट करते रहते थे, और गाड़ियां ओवर स्पीडिंग तो नहीं करनी, इसको डायरेक्ट करते रहते थे। गाड़ियां जो बहुत बड़ी गाड़ियां होती थी उनका समय निर्धारित हम लोगों ने कर दिया था, तो वो पर्टिकुलर टाइम से ही उस दौर से उस सामने से गुजरती थी। गन्ने की गाड़ियां जो बहुत ओवर हाइट होती थी उसका हम लोगों ने चालान किया था। हम लोगों ने जो है शुगर मिल वालों, मोदी वालों के साथ बैठ के बात किया था और उन गाड़ियों को टाइम हम लोगों ने फिक्स करवाया था जी। तो ये सब चीजें करके थोड़ा हद तक हम लोग जो है इन चीजों को स्मूथ फ्लो करा सकते थे। ओके, थैंक यू सर। तो फार्मर्स इश्यू होते होंगे तो फार्मर्स वाले बता सकते हैं सब लोग कि उनको अवेयरनेस करके उनको सही से किया सकता है साथ जो कोऑर्डिनेशन। हाँ, हम लोगों ने किया था ये। हम लोगों ने जो है वो किसान यूनियन के लोगों को बुलाया था अपने तहसील पे जी सर, और उन लोगों को भी ये बात बोली थी कि जो आपके गन्ने की गाड़ियां आती हैं वो ओवर हाइट करके ना आए, ओवर साइज करके ना आए। तो वो लोग काफी सौम्या पांडे मैडम जब थी तो हम लोगों ने मोदी नगर में काफी काम किया था, बड़ी प्रशंसा भी हुई थी उसकी। और किसी क्वेश्चंस कोई? जी मेरा सर हाँ एक और जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, जैसे अब कोरोना जो चला है उसमें हमारा अगेन मैं गाजियाबाद से और नोएडा के ही क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि वो हमेशा लाइमलाइट में रहा है। दिल्ली से माइग्रेंट क्राइसिस हुआ तो भी यूपी के ऊपर बर्डन आया कि आपको सब जो भी बिहार या जो भी इंडिया से जा रहे हैं वो सब आनंद विहार से चुप करके सब गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली से होते हुए गए। और उसके बाद अभी भी सबसे ज्यादा जो हमारा माइग्रेशन रोज होता है जॉब करने वालों का, वो इसी वेस्टर्न यूपी के एरिया से बागपत से लेके नीचे हापुड़ तक पूरा दिल्ली होता है। तो उसमें पूरा यूपी बेशक ग्रीन जोन हो जाए लेकिन ये रेड जोन शुरू से ही बना हुआ है अभी तक। और उसमें सबसे ज्यादा यही दिक्कत आ रही है कि हमारी जो पुलिस है, हमारा जो RTO ऑफिस है वो सही गाइडलाइंस नहीं दे पा रहा है, रोज गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। उसके लिए हमारे दिमाग में कोई आइडिया या प्लान जो हम इस टाइम इस क्राइसिस को देखते हुए ला सकते हैं? ये बहुत पिक्यूलियर प्रॉब्लम होती जा रही है हमारे इस NCR एरिया की। ओके, जो NCR एरिया में माइग्रेंट्स को माइग्रेट कराने की जो बात है, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि आपके NCR रीजन में जो पूर्वांचल के या जो ईस्टर्न यूपी के माइग्रेंट्स हैं उनको हमें उनके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में स्मूथली जो है भिजवाना है जी। तो सबसे पहले तो हमें बैठ करके ये देखना होगा कि हमारे यहाँ औसत रूप से कितने माइग्रेंट्स रोज आ रहे हैं। उसका एक हमें आइडिया जरूर लेना होगा कि कितने माइग्रेंट्स की कितने जो है वो हमारे पास बसों की या कितने व्हीकल्स की जरूरत हमें पड़ सकती है।
हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि हम लोगों को जो है लार्ज स्केल पे इन चीजों की जरूरत पड़ रही थी। एक हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था इस तरीके का। हम लोग ने परिवहन निगम की बसों को एक्वायर किया था। परिवहन निगम के साथ साथ जब परिवहन निगम की बसें वहां पे लोगों को, श्रमिकों को मूवमेंट कराने लगी, तो उसके बाद देखा हम लोगों ने कि वो बसें भी कम पड़ रही थी। तो फिर हम लोग ने जो प्राइवेट बसें हैं उनको एक्वायर किया था और उनसे लोगों को भिजवाया था। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी डिमांड कितने की आ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसका आकलन होना जरूरी है। और जितनी डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो प्राइवेट व्हीकल या जो आपकी पब्लिक व्हीकल है, बसें मेनली, उन बसों को आप जो है डिमांड को फुलफिल करने के लिए, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट फुलफिल हो पा रहा है तो ठीक, नहीं तो अदर डिस्ट्रिक्ट से आप मदद ले सकते हैं। आपके पास परिवहन निगम की कितनी बस हैं ये आपके पास जानना जरूरी है। आपके पास अगर 200 बसों की फ्लीट है और डिमांड आ रही है 300 बसों की, तो आप प्राइवेट ओनर्स के साथ बैठ के मीटिंग कर सकती हैं, उनको इस आपदा के समय में अपना सहायता देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर उनके माध्यम से भी पूरे नहीं हो पा रही है तो आप एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप हापुड़ है, आपका मेरठ है, वहां से जो है निगम की बसों को और मंगा सकते हैं, क्योंकि वहां उतनी जरूरत नहीं है जितनी एनसीआर रीजन में है, खास करके गाजियाबाद में। तो उस डिमांड को, कितने की डिमांड आ रही है और उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास जो संसाधन है, अगर वो ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप लोगों से मदद मांग करके बगल के डिस्ट्रिक्ट से इन चीजों को पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि वो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को जा रहे हैं, तो वो जो ड्राइवर्स हैं हमारे, वो सेफली उनको लेकर के जाएं। इसके लिए हम निगम के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ रेगुलर करेंगे कि आप उनके लिए रेगुलर लंच पैकेट्स ड्राइवर्स के लिए भी होने चाहिए। आपके लिए कंडक्टर्स के पास भी जो है एक अल्टरनेट ड्राइवर की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके जो है हाइजीन उन बसों में क्रिएटेड रहे, सैनिटाइज होकर के लोग चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। इन चीजों का भी ध्यान रखने के लिए उनको लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं उनके ऑफिसर्स के साथ। तो मेरे ख्याल से इस तरह से चीजों को करके हम इस तरह की चुनौती को थोड़ा सा अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, कोई और किसी का क्वेश्चन? जो क्वेश्चन होंगे कैंडिडेट के वो आगे हम देखेंगे। जैसे रियली सर आपने बहुत काफी अच्छे से इंटरेक्टिव सेशन रहा है। थैंक यू, शुक्रिया। और काफी अच्छे से हम लोग देखा है चीजों को, और अदर क्वेश्चन होंगे तब लोग उनसे कैंडिडेट से लेके अगला कोई सेशन ऑर्गेनाइज करा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रियली सर इसमें डाउट नहीं, आज का सेशन काफी इंटरेक्टिव रहा है और काफी कैंडिडेट काफी चीज सीखे हैं चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, टू द पॉइंट, इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू यार, थैंक यू। क्या नाम है आपका? काशिफ सर। काशिफ? यस सर। आपने बीटेक किया हुआ है? सर मैंने लॉ किया हुआ है। अभी आसपास से गाजियाबाद से किया हुआ है सर। कहाँ से? गाजियाबाद से, इनमेंटेक गाजियाबाद। अच्छा अच्छा, हुआ है सर। सभी गाजियाबाद में ही इस समय आज। चलिए, आप सभी को बहुत शुभकामना। थैंक यू सो मच सर। इंटरव्यू के समय हमेशा एक बात का ध्यान दीजिएगा। जी सर। मतलब बियॉन्ड द परिवहन विभाग, बीइंग एन एआरटीओ, 2-3 चीजें आपसे शेयर करना चाहते हैं हम। प्लीज सर। ये जो इंटरव्यू के समय थोड़ी बहुत जो नर्वसनेस होती है जी, आज की डेट में, हम या राही सर भी इंटरव्यू देने अगर कहीं जाएं तो हम लोग भी थोड़ा बहुत नर्वस होंगे ही होंगे। नर्वसनेस को बहुत नॉर्मली लीजिएगा आप लोग। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि नर्वसनेस को अपने ऊपर थोड़ा हावी कर देते हैं और अपने पूरे इंटरव्यू में वो चीजें उनके ऊपर हमेशा हावी रहती हैं। एकदम नॉर्मली लीजिएगा। अगर आप नर्वस हो रहे हैं इट मींस कि आप नॉर्मल हैं, ये फील कीजिएगा हमेशा। और अपनी बात जो भी रखिएगा एकदम प्रेसाइज, एकदम पिन पॉइंटेड। और इसके लिए आप जरूरी ये है कि अपने से सेल्फ डायलॉग कीजिए। आप खुद ही क्वेश्चन एराइज कीजिए, खुद ही उसका आंसर दीजिए और खुद ही असेस कीजिए कि आपने आंसर सही दिया है कि नहीं दिया है। तो बहुत पिन पॉइंटेड रहिएगा, बहुत जो है कंसाइज रहिएगा और बहुत क्लियर रहिएगा। किसी तरह का कोई ड्यूबियस माइंड आपका ना दिखे वहां पे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन बहुत ना दिखे। उनको क्लियर माइंड चाहिए, उनको ड्यूबियस लोग नहीं चाहिए। इन बातों का बहुत ध्यान रखिएगा आपको।
चलिए, ऑल द बेस्ट। जैसे सर ने भी बताया था, एक चीज ऐड करूंगा सर मैं, कि जो सर ने बताया उसी पॉइंट आया कि ऐसा नहीं, जैसे इंटरव्यू आप देते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है आपका, जब भी आपको बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा सीनियर ऑफिसर बुलाते हैं आपको, तो वही सेम पोजीशन आती है जब सारी चीज का सेम आती है, सेम पोजीशन आती है, पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या चीज, जैसे हम लोग कभी कॉन्फ्रेंस होती है, आई लाइक टू शेयर वन थिंग हियर। पहले कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर के साथ में, तो क्वेश्चंस माना गया था जो पूछे जाने थे उसकी जगह उल्टा क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने। अच्छा, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, अच्छा, तो जब प्रिपेयर्ड होते हैं तो इसलिए सी नहीं आते। एग्जैक्टली। तो इसके तरीका ऐसा ही है, सिचुएशन आपके जब जॉब में आ जाएंगे तब भी चीजें ऐसा ही लगता है सबके साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी ऊपर में है चीजें। बिल्कुल, सर ने अच्छा पॉइंट बताया है, चीजें किसी को ध्यान रखिएगा, नर्वसनेस तो नॉर्मल चीज है। जैसे कि जब हम छोटे थे तो प्रिंसिपल बुलाती थी क्लास स्कूल में, तो नर्वसनेस होती थी। टीचर से थोड़ा फ्री होते हैं, पर छोटे अगर हम क्लास 1 to 5 में रहे, कभी रहे, प्रिंसिपल बुलाया है तो बाहर खड़े हुए डर लगता था थोड़ा सा। नहीं, हम जब भी इंटरव्यू देने जाते थे, तो हमारे दिमाग में एक ही बात रहती थी कि हम अगर नर्वस हैं, इट मींस कि हम नॉर्मल हैं। हाँ सर, ये अच्छा पॉइंट है। यू कैन अगर आप नर्वस नहीं हो रहे हैं, इट मींस कि आप नॉर्मल नहीं है आप। हो सकता है अंदर जाके भड़ास निकल जाए कोई और। हाँ, नर्वस है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नर्वसनेस का मतलब है कि आप अंदर से अपना कूल कर ले रहे हैं अपने आप को। जैसे जाड़े में होता है, अगर ठंड पड़ रही है और आपको क्या कहते हैं कपकपी नहीं आ रही है तो गलत माना जाता है। कपकपी आ रही है तो आप नॉर्मल हैं। सही, अच्छा पॉइंट। लेकिन उस नर्वसनेस में अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है, बस एकदम नॉर्मल होके अपनी बातों को प्रिसाइसली, कंसाइसली, क्लियरली रखना है। जी सर, जी सर, अच्छा पॉइंट। और उसकी आदत अभी से डालिए, अपने से सेल्फ डायलॉग कीजिए। तो कैंडिडेट सरकारी सेशन रहा जो है, अब बाकी जो भी चीजें हम लोग जो अपना प्रोफाइल देंगे आप जो हैं, तो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको शेयर कर रहे हैं लगातार। और जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो अमित राजन सर रहे और भी ऑफिसर्स हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, काफी सहयोग कर रहे हैं इसमें। और आगे इस उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आप भी ऐसे कोऑर्डिनेट करेंगे दूसरों के साथ। बिल्कुल करेंगे, एक चैन बनेगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि चूंकि आपको रियलिस्टिक जानकारी हो सके, क्योंकि प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट में क्या होता है कि आपको डराते, सर से बात हो रही थोड़ी पहले, और डराते हैं इंटरव्यू के लिए। जब एक्चुअल इंटरव्यू जो आयोग का होता है वो बात होती है, आपस में डायलॉग है। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं वैसे ही बातें होती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उसमें उनको जज करना होता है। तो प्राइवेट वाले जो उनको पैसा कमाना होता है तो कुछ ज्यादा ही हाथा पहुंचा देते हैं। और एक पॉइंट और है हमारा, आप सब जो है वो किसी प्राइवेट कोचिंग से मॉक इंटरव्यू, वहां पे सेशंस चलते हैं, मॉक इंटरव्यू सेशंस चलते हैं। मॉक इंटरव्यू में अमूमन जो है वो सीनियर जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हीं को बुला लेते हैं, या कहीं सेलेक्टेड होते हैं तो उनको बुला लेते हैं। लेकिन मॉक इंटरव्यू कई जगह पे बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। वो एक्सपर्ट बन करके आपको इस तरीके के व्यू देंगे, इस तरीके के आइडियाज देंगे जो कि जिसका इंटरव्यू से कोई लेना देना ही नहीं होता है। ऐसे आइए, ऐसे जाइए, ऐसे मुस्कुराइए, ऐसी टाई पहनिए, ऐसा चश्मा पहनिए, ऐसी शर्ट पहनिए, ऐसे बैठिए, इन चीजों से बहुत कोई लेना देना ही नहीं होता। उन चीजों में बहुत बंधिएगा नहीं आप लोग। वो केवल उनके टैंट्रम होते हैं और कुछ नहीं होता है। बस अपने पॉइंट पे फोकस कीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, अपने थॉट पे फोकस कीजिए, अपने आप विश्वास रखिए। तो जैसे ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर हुआ कि एक फ्रेंड है हमारे, तो उनका 2 दिन पहले मुझे देने गए प्राइवेट कोचिंग में। अब उनका फीडबैक था, ये था कि बेटा आपका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ नहीं सकता बेटा, आपका होगा नहीं, आपके अंदर ये कमियां, इतनी सारी कमियां गिना दी। वो लौट के आए, पहले फ्रस्ट्रेट हुए थोड़ी देर, फिर दोस्तों ने बताया बाहर में जाने दे। उस टीम में वो असिस्टेंट कमिश्नर शिक्षक थे। तो बहुत ज्यादा जो आते हैं फीडबैक, फालतू वाली फीडबैक बहुत ज्यादा लेने नहीं दिमाग पर। ये सरकार अच्छा एकदम नहीं, उस फीडबैक में मत जाएगा। राही सर बहुत अच्छा गाइडेंस आप लोग को अवेलेबल करा रहे हैं। मेरे ख्याल से जितने भी ऑफिसर्स को राही सर ने ऐड किया है, उनसे जो आपको फीडबैक मिलेगा वही बहुत ही प्रेसाइज रहेगा, वही बहुत ट्रू रहेगा। उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। बिल्कुल सर, डिपार्टमेंट्स का उतना नॉलेज नहीं होता, इंटरनेट पे भी नहीं मिलता। जैसे आपने वर्क के बारे में बताया ARTO का, तो वो क्रॉस क्वेश्चन हो गया ना, कभी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट बन गया हम लोगों का।
तो उसी तरह से डिपार्टमेंट वाइज बन रहा है, दिस इज वेरी अप्रिशिएटेबल सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम लोगों को नहीं पता था जब हम इंटरव्यू देने गए थे। ये लकी टू कभी नहीं बहुत अच्छी चीज है और रियली सर थैंक यू और सर थैंकफुल है कि उन्होंने टाइम पे पूरा जो है ये सब राइट सर आपका गाइडेंस है, आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया रियली अप्रिशिएट रिक्वेस्ट है सर आप लोग जो है ठीक है, फिर हम लोग आगे भी जुड़े रहेंगे, कोई आप लोग की क्वेरी होगी तो हमसे शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड डे सर, थैंक यू सर।